नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म। आज का जो हमारा टॉपिक है चाल और वेग, ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी। उसमें पढ़ने वाले हम न्यूटन की गति के नियम और गति के समीकरण, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक चाल और वेग है। चलते हैं, देखिए। सबसे पहले आता है मोशन, यानी गति क्या होती है। तो गति पढ़ते हैं। सबसे पहले गति क्या है, ठीक है। यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति अपने चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा बदलती रहती है तो वस्तु की इस स्थिति को हम गति कहते हैं। गति का मतलब क्या होता है, जब कोई वस्तु है वो अपने चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा अपनी स्थिति बदलती रहती है, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम गति। गति का मतलब होता है, जैसे हम हमारे जो कंडीशन पहले पॉइंट पर, उसके बाद हम यहाँ के दूसरे पॉइंट पर, फिर उसके बाद तीसरे पॉइंट पर, फिर चौथे पॉइंट पर। इसका मतलब क्या है, हमारी स्थिति बदली, पहले से दूसरे पे आई, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे। जब क्या होता है, हमारी स्थिति बदलती रहती है अन्य चारों ओर की जो वस्तु है उनकी अपेक्षा, तो उसे हम कहते हैं गति, ठीक है। जैसे जैसे अगर हम इसको उदाहरण देखते हैं, नदी में चलती हुई नाव। जैसे नदी में नाव चल रही है तो वो क्या हो, एक समान गति से चलती रहती है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं गति की अवस्था में, ठीक है। वायु में उड़ता हुआ वायुयान, ये गति के उदाहरण होते हैं, ठीक है। तो देखिए उसके बाद गति के टाइप्स, गति के कितने प्रकार की होती है। तो उसके बाद हम गति को पढ़ते हैं, गति के प्रकार। अब गति के जो प्रकार हैं, वो पहला है सरल रेखीय गति, ठीक है, लीनियर मोशन, ठीक है। सिंपल लीनियर मोशन कहते हैं इसे इंग्लिश में। जब वस्तु की गति सीधी रेखा में हो तो उसे हम सरल रेखीय गति कहते हैं। जब वस्तु कैसे गति कर रही है, एक सरल रेखा में कर रही है, सीधी रेखा में गति कर रही है, तो उसे हम कहते हैं सरल रेखीय गति कहते हैं, ठीक है। सरल रेखीय गति क्या होती है, जब वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसे हम सरल रेखीय गति कहते हैं। उसके बाद चलते हैं वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन को हम एंगुलर वेलोसिटी भी, एंगुलर मोशन भी कहते हैं इसको, ठीक है। कोणीय वेग भी कहते हैं इसको, वृत्तीय वेग भी कहते हैं, वृत्तीय गति भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए वृत्तीय गति और सर्कुलर मोशन, ठीक है, क्या होता है, किसी वृत्ताकार पथ पर वस्तु की गति स्पर्श रेखीय हो। जब वस्तु कैसे गति कर रही है, एक वृत्ताकार पथ पर कर रही है, एक वृत्ताकार पथ पर कर रही है और एक स्पर्श के रूप में कर रही है, तो वह गति कैसी कहलाती है, वृत्तीय गति कहलाती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, एक वृत्तीय गति में वृत्त के केंद्र बिंदु पर वेग की दिशा बदलती रहती है क्योंकि यह गति त्वरित होती है। तो कहने का मतलब क्या होता है, जब एक हमारे वृत्त के केंद्र पर एक, जब क्या होता है, जब ये ऐसे लगातार स्पर्श गति करती है कोई वस्तु, यहाँ पर गति कर रही है, तो पहले उसके बाद फिर दूसरे पॉइंट पर जाती है, उसके बाद गति, फिर उसके बाद तीसरे पॉइंट पर, इस प्रकार ये गति करती रहती है। एक वृत्त के परिधि पर क्या करती है, एक स्पर्श रेखा में गति करती है। और जो वेग, प्रत्येक बिंदु पर जो वेग की दिशा होती है वो कैसे बदलती रहती है। इसमें क्या होता है, वेग की दिशा पहले इधर की साइड है, ठीक है, उसके बाद वेग की दिशा इधर की साइड हो गई। तो इसमें जो वेग की दिशा होती है वो हमेशा बदलती रहती है, क्या होती रहती है, बदलती रहती है। तो एक समान वृत्तीय गति में वृत्त के केंद्र बिंदु पर वेग की दिशा कैसी रहती है, बदलती रहती है। क्योंकि यह गति कैसी होती है, त्वरित होती है। त्वरित मतलब होता है वेग में परिवर्तन होता रहता है। तुरंत का मतलब होता है वेग में परिवर्तन, यानी हर पॉइंट पर, जैसे पॉइंट पर, हर पॉइंट पर क्या होता है, यहाँ पर वेग क्या होता है, चेंज होता है, उसे हम त्वरित गति कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, वेग चेंज हो रहा है, वेग में परिवर्तन, समय के अनुसार वेग में जो परिवर्तन होता है उसे हम त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो त्वरित गति होती है, ठीक है। उदाहरण जैसे परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति। जैसे परमाणु के अंदर क्या होता है, ये परमाणु सबसे छोटा कण परमाणु होता है, ठीक है। उसके नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये समान गति से घूमते रहते हैं वृत्ताकार पथ में, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो गति होगी, इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है नाभिक के चारों ओर, उसे कहते हैं हम वृत्तीय गति, ठीक है। उसके बाद देखते हैं और पढ़ते हैं वृत्तीय गति के उदाहरण क्या होते हैं। देखिए वृत्ताकार चलती कार है। जब कार कैसे होती है, आपने देखा होगा, मौत के कुआं देखा होगा, तो उसमें कारें जो कैसे चलती हैं, वो वृत्ताकार पथ में चलती हैं, तो वृत्तीय गति होती है, ठीक है। जैसे शाफ्ट, शाफ्ट चलती है, ठीक है। शाफ्ट बियरिंग के ऊपर हम शाफ्ट चलाते हैं तो वो भी एक वृत्ताकार गति होती है, अच्छा, ठीक है। और गियर के जो पहिए होते हैं वो भी एक वृत्ताकार पथ पे कार्य करते हैं। पुली एक वृत्ताकार पथ पर कार्य करती है, ठीक है। और फ्लाई व्हील, ठीक है। और ग्राइंडिंग पहिए स्थिर गति की अपने अक्ष पर ये क्या करते हैं, स्थिर गति से अपने अक्ष पर घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ये वृत्तीय गति के उदाहरण होते हैं। उसके बाद देखते हैं, इसे हम कोणीय तथा वृत्तीय गति को कोणीय वेग अथवा परिधीय चाल भी कहते हैं। अब इस कोणीय गति को या वृत्तीय गति को हम कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, और पेरिफेरल स्पीड भी कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं, पेरिफेरल यानी परिधीय चाल भी हम इसे कहते हैं, क्योंकि ये वृत्त के परिधि पर क्या करती है, कार्यरत होती है, इसलिए हम परिधीय चाल कहते हैं, ठीक है। और इसे कोण परिवर्तन होता है, हर पॉइंट पर कोण परिवर्तन होता है, तो उसके अनुसार इसे हम कोणीय वेग भी कहते हैं। और वृत्तीय पथ पर गति करती है तो इसलिए हम वृत्तीय गति कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसको सरल रेखीय में नापेंगे तो सरल रेखीय गति होगी, तो उसको मीटर प्रति सेकंड में नापेंगे। किस में नापेंगे, मीटर प्रति सेकंड में सरल रेखीय गति होगी। और अगर रेडियन प्रति सेकंड है तो उसे हम वृत्तीय गति, यानी वृत्तीय गति को जो मात्रक होता है, जो इकाई होती है वृत्तीय गति की, वो रेडियन पर सेकंड होता है। क्या होता है, रेडियन पर सेकंड होता है। इकाई समय में कितना रेडियन, यानी कितना कोण वो विस्थापित हो रही है वस्तु, ठीक है। तो ये होता है आपका सरल रेखीय गति के लिए मात्रक, और ये होता है आपका किसके लिए, कोणीय गति के लिए, ठीक है। कोणीय वेग वेग के लिए, कोणीय गति के लिए जो ये मात्रक है ये होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, हम कोणीय वेग को पूरी तरह से पढ़ते हैं, ठीक। कोणीय वेग होता क्या है, एंगुलर वेलोसिटी को हम वृत्तीय गति भी कहते हैं, ठीक है। सर्कुलर मोशन भी कहते हैं, सर्कुलर वेलोसिटी भी कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, कोणीय वेग वृत्ताकार मार्ग पर
गतिशील कण को वृत्त के केंद्र में ला रही एक केंद्र से मिलाने में रेखा 1 सेकंड में जितने कोण घूम जाती है, ठीक है। एक वृत्ताकार पथ है और इस वृत्ताकार पथ पे पहले यहाँ से थी, उसके बाद क्या हुआ, एक वृत्ताकार पथ जो पथ पर केंद्र से मिलने वाली जो रेखा है, ठीक है, वो 1 सेकंड में कितने कोण घूम रही है, 1 सेकंड में ये यहाँ से कितना कोण कोण घूम रही है, जैसे थीटा कोण घूम रही है, तो यहाँ से पहले स्थिति, जैसे मानो ए पी पर स्थिति है, उसके बाद ये क्यू पर पहुंच गई, तो यानी पी से क्यू में कितना परिवर्तन आया, थीटा कोण का परिवर्तन आया, ठीक है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उस कण को, यानी ये कण यहाँ से और यहाँ तक गया, तो ये कण की जो गति होगी वो कौन सी होगा, कोणीय वेग कहलाएगा, ठीक है। और इसे ग्रीक के वर्णमाला के अक्षर ओमेगा से सूचित करते हैं, यानी जो वृत्तीय गति को हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, ओमेगा से, इसे ध्यान रखना है। तो वृत्तीय गति को हम ओमेगा से व्यक्त करते हैं, ठीक है। देखते हैं, अगर चित्र में देखते हैं, अगर हम चित्र में ओपी ओपी टी सेकंड में रेडियन थीटा रेडियन से घूम जाती है, तो कोणीय वेग बराबर क्या होगा, यानी वेग में क्या होता है, कोण बटे समय, यानी इकाई समय में कितना कोण में परिवर्तन हो रहा है, क्या होता है, ठीक है। जब से मान लो कि ये हमारा कोई व्रत है और इसमें क्या होता है, वस्तु यहाँ पर पी स्थिति पर है और यहाँ के बाद क्यू स्थिति पे गई, किस पे गई, क्यू स्थिति पे गई, तो क्या हुआ, की स्थिति पे जाने पर इसमें इसमें जो परिवर्तन हुआ कितने का, थीटा का परिवर्तन हुआ, तो यानी थीटा में कितना समय लगेगा, टी, तो टी सेकंड में पी से क्यू तक जाने में जो कोण में परिवर्तन होता है, उसी हम क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग बराबर क्या कोणीय वेग क्या होगा, कोण कोण बटे समय, ठीक है। कोणीय वेग क्या कहलाता है, कोण बटे समय, और कोण को हम रेडियन में नापते हैं और समय को सेकंड में, तो इसके लिए इसका मात्रक जो होता है रेडियन पर सेकंड होता है, इसको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सूत्र, इस सूत्र के माध्यम से हम कोणीय वेग और कोण का मान हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका सूत्र है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं इसमें थोड़ा, देखिए, यदि एक कण सेकंड में एन चक्कर चलाता है, यदि कण क्या करता है, एक सेकंड में कितने चक्कर लगाता है, एन, तो उसकी जो वृत्तीय गति होगी वो 2 पाई एन होगी, क्योंकि 2 पाई एन कैसी होगी कि जो एक चक्कर कितने का होगा, 2 पाई का होगा, कितने का होगा, यानी पूरा जो चक्कर होगा वो 2 पाई, क्योंकि जो व्रत का जो पूरा होता है वो 2 पाई का होता है। कैसे होता है, देखिए, जो पाई का मान हम मानते हैं 180, कितना मानते हैं, 180 डिग्री मानते हैं, तो 2 पाई का मतलब कितना हो गया, 360 डिग्री, और कोण के जो सभी, यानी जो व्रत का जो पूरा कोण कितना होता है, 360 डिग्री का होता है, तो यानी कितना घुमा, 2 पाई घुमा, कितना घुमा, 2 पाई घूमता है एक चक्कर में, एक चक्कर में जो वृत्तीय गति वो कितनी होगी, एक चक्कर में वृत्तीय गति कितनी होगी, 2 पाई होगी, ठीक है। तो 2 पाई है वृत्तीय गति, उसके बाद अगर हम एक सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा एन, तो ये जो वृत्तीय गति हो जाएगी वो 2 पाई एन के बराबर हो जाएगी, तो ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्योंकि एक चक्कर में रेखा ओपी 2 पाई एन से रेडियन में से घूम जाती है, 2 पाई यानी 2 पाई कोण पर घूम जाती है, ठीक है। यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या आर है और एक कण सेकंड में एन चक्कर लगाता है, तो उसके द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी, तो दूरी क्या होगी, वृत्त की परिधि इंटू कितना वो चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो दूरी होगी, दूरी क्या होगी इस वृत्त पर, ठीक है। अब इस वृत्त पर कितनी दूरी तय कर रहा है, दूरी क्या होगी, तो वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है, और उसकी परिधि के क्या चक्कर लगा रहा है उसके अनुसार उसके हम गुणा कर देते हैं, तो इससे ये सूत्र निकल आता है, ठीक है। तो इसके द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी का जो सूत्र होता है वो 2 पाई आर एन होता है, क्या होता है, 2 पाई आर एन होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो 2 पाई एन है, जो 2 पाई एन को हम ओमेगा से व्यक्त करते हैं, तो ये आर हो गया, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 आर ओमेगा बराबर, ठीक है। तो दूरी होगी, यहाँ से दूरी आ जाएगी, ठीक है। तो आर ओमेगा क्या, यहाँ पे एक वृत्तीय, यानी वृत्तीय गति को हमने किसमें बदल दिया, इसको हमने बदला है इसको रेखीय गति में, किसमें, रेखीय में। देखिए कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर ओ, ठीक है, ओ है, अब ओ ये पी बिंदु है, अब ये केंद्र है, ठीक है। केंद्र की जो यहाँ से इसकी त्रिज्या कितनी आर है, ठीक है। अब ये पी से क्यू बिंदु जो है, ये जो कितना समय लग रहा है, टी समय लग रहा है, और इसमें जो परिवर्तन कितने का आया, थीटा का आया, ठीक है। तो अतः कण का रेखीय वेग जो होगा, कण का जो रेखीय वेग है, ठीक है, रेखा में जो वेग है, ये जो वेग है वी, ठीक है। ओमेगा तो आपका थीटा अपन टी होता है, इसे हम कोणीय वेग कहते हैं, लेकिन हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं, रेखीय वेग निकालना, तो रेखीय वेग क्या होगा, वी इज इक्वल टू, यानी कोण में कितना परिवर्तन हो रहा है, देखिए कितना चलेगा ये, 2 पाई आर चलेगा, पूरी परिधि पर कितने और कितने चक्कर लगाता है उसके अनुसार क्या होगा इसका रेखीय वेग, रेखीय वेग 2 पाई आर एन, यानी परिधि इंटू चक्करों की संख्या, क्या हो जाएगा, ये रेखीय वेग हो जाएगा। हम जानते हैं जो 2 पाई एन होता है, जो 2 पाई एन है वो क्या होता है, ओमेगा होता है, तो 2 पाई एन की जगह हम क्या कर देंगे, ओमेगा कर देंगे, तो रेखीय जो गति होगी, जो रेखीय वेग होगा वो कितना होगा, वी बराबर आर ओमेगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, तो इसकी भी द्वारा हम क्वेश्चनों करने वाले हैं, ठीक है। तो क्योंकि ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एन होता है, इस प्रकार रेखीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग इंटू त्रिज्या, यानी रेखीय वेग जो होता है वो कोणीय वेग इंटू त्रिज्या का गुणनफल होता है, ठीक है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी याद करना है। उसके बाद चलते हैं हम प्रक्षेप गति, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप गति क्या होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, जब किसी वस्तु को क्षैतिज से कोण पर बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल से प्रक्षेपित किया जाता है,
तो उसका पथ परवलय हो जाता है। यह गति प्रक्षेप्य गति कहलाती है। जैसे हम बॉल फेंकते हैं यहाँ से और बॉल इस प्रकार जाती है, ठीक है, एक पथ पर जाती है, तो ये पथ जो होता है वो परवलय होता है। क्या होता है? परवलय टाइप का होता है, ठीक है। क्या होता है? ये परवलय टाइप होता है, ठीक है, एलिप्स टाइप में होता है। यानी हाई पैरा वाला होता है, परवलय मतलब होता है पैरा वाला, ठीक है। एक इस प्रकार गति करता है, ये परवलय टाइप में गति करता है। तो इस प्रकार की जो गति होगी वो प्रक्षेपीय गति होती है, क्योंकि जब हम यहाँ से फेंकते हैं तो ये पहले एक लास्ट हाइट ऊंट सबसे जो अधिक मैक्सिमम ऊंचाई है वहाँ तक जाएगी, फिर उसके बाद ये नीचे आती है और एक पॉइंट पर पहुँच जाती है, ठीक है। तो ये जो गति होगी वो परवलय के रूप में होगी, ठीक है, पैरावाला के रूप में होती है। तो इस प्रकार की जो गति होती है वो प्रक्षेपीय गति कहलाती है, ठीक है। अब प्रक्षेपीय गति के उदाहरण कैसे होते हैं? जैसे जैसे क्षैतिज से किसी कोण पर फेंकी गई गेंद की गति, ठीक है, इस प्रकार गेंद की गति होती है। छत से क्षैतिज दिशा में फेंकी गई गेंद की गति। अब हम इसको यानी क्षैतिज से फेंके ऊपर से, और इस प्रकार जो गति जाएगी वो भी क्या होगी? प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ठीक है। हाँ, प्रक्षेप गति होगी। उसके बाद देखते हैं हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति भी इस प्रकार होती है, ठीक। और क्रिकेट बल्ले से मारने पर गेंद की गति किस प्रकार होती है? जैसे क्रिकेट बल्ले यहाँ से मारा तो गेंद इस प्रकार जाती है। तो ये जो गति होती है वो कौन सी गति होती है? प्रक्षेप गति होती है। और प्रक्षेप एक बहुत बड़ा चैप्टर है वैसे तो, इसमें मैं आपको शॉर्ट रूम में पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। जब इसका आएगा वो उसके बाद पढ़ाएंगे। तो देखिए इसका नोट देखें, लंबू कूद के जो खिलाड़ी होते हैं वो 36 से 45 डिग्री कोण पर कूदता है। यानी अब हमें ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाना है, यानी कहाँ तक जाना है? ये मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाना है इस पॉइंट से। तो वो जो गति होती है, अगर हम 45 डिग्री पर क्या करते हैं, गति करते हैं, तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाएगा। क्या जाएगा? 45 डिग्री पर हम क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो मैक्सिमम डिस्टेंस तक यानी उसकी रेंज जो होगी, परास होगी, वो ज़्यादा होगी, ठीक है, ताकि वह अधिकतम परास प्राप्त कर सके। इस प्रकार बेसबॉल के जो खिलाड़ी है किसी दूरी को कम समय में प्राप्त करने के लिए अपने वेग एवं घर्षण कोण की स्थिति को क्या करता है? निश्चित करता है कि उसका कितना वेग है। तो खिलाड़ी खेलने से पहले क्या करता है? उसमें अपने जो वेग और घर्षण कोण की स्थिति को क्या करता है? निश्चित करता है, जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ते हैं। उसके बाद चलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन के जो गति के नियम है वो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए गति के नियमों को सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने सन 1687 सॉरी सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया था। तो न्यूटन के जो गति यानी गति के जो नियम दिए थे वो न्यूटन नामे वैज्ञानिक दिए थे। और कब दिए थे? उसने 1687 ईस्वी में उसकी जो पुस्तक थी वो प्रिंसिपिया में प्रतिपादन किया। इसलिए इस वैज्ञानिक के सम्मान में इन नियमों को हम न्यूटन गति के नियम कहते हैं, ठीक है। न्यूटन गति के यानी उसी के नाम पर इनका नाम रखा गया है, ठीक है। ये जो नियम है वो 3 प्रकार आते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम। जो न्यूटन का जो प्रथम नियम होता है, ठीक है, उसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? जड़त्व का नियम। और गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, ठीक है। न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसको जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम कहते हैं। न्यूटन का जो द्वितीय नियम होता है उसे उसे बल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? बल का नियम, ठीक है, क्योंकि इससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है। और तृतीय नियम होता है उसे हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कौन सा? क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम, ठीक है। ये 3 प्रकार के नियम है। अब इनको हम पढ़ते हैं अच्छी तरह से, देखिए। सबसे पहले आता है हमारा प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ, ठीक है। इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इसे हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। देखिए पढ़ते हैं। कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। यानी इस नियम के अनुसार क्या होता है? अगर कोई वस्तु कैसी है? विराम है, यानी अपनी स्थिति चारों ओर की वस्तुओं की अपेक्षा क्या है? स्थिति नहीं बदल रही है, तो उसे हम विरामावस्था कहते हैं। अगर कोई वस्तु क्या है? विरामावस्था में, तो विरामावस्था में ही रहेगी। यदि वे एक समान गति से सीधी रेखा में चल रही है तो वह वैसी ही चलती रहेगी, जब तक कंडीशन क्या है? जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। जब तक कोई वस्तु की हम बाह्य बल लगाकर उसको परिवर्तन नहीं कर दें, तब तक वस्तु कैसी रहेगी? वो चलती रहेगी। अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगी, अगर चल रही है तो चलती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा जाए। अर्थात सभी वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती हैं। सभी वस्तु क्या करती हैं? उनकी कंडीशन होती है कि वो अपनी प्रारंभिक जो अपनी पहली स्थिति है उसी को बनाए रखने का प्रयास करती हैं, ठीक है। तो वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था विराम या गति की अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। अब वस्तु अगर कैसी है, मतलब चल रही है तो चलती ही रही है, अगर वो स्थिर है तो स्थिर ही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। यानी अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। जब कोई वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में स्वतः परिवर्तन कुछ नहीं हो रहा है तो उसे हम जड़त्व कहते हैं, ठीक है। अतः न्यूटन के प्रथम नियम को हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और इसे हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं बल। देखिए अब बल एक बाह्य कारक है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो बल की हम परिभाषा देंगे, बल होता क्या है, ठीक है। बल एक बाह्य कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की विराम या गतिमान अवस्था में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी में जब तक हम बल नहीं लगाएंगे तब तक इस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो बल क्या होता है? बल एक बाह्य कारक होता है जो कि किसी वस्तु की जो विराम अवस्था और गतिमान अवस्था में क्या करता है? परिवर्तन करता है, उसे हम बल कहते हैं। अतः प्रथम नियम से किसकी परिभाषा ज्ञान होता है?
बल का। बल से कैसे मालूम होता है कि अगर जब तक बल नहीं लगाएंगे तब तक कोई स्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा। तो जो बल की जो परिभाषा होती है, जो डेफिनेशन ऑफ फोर्स की होती है, वो प्रथम नियम से प्राप्त होती है। आप देखते हैं भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है। जो भारी वस्तु होती हैं उनका जड़त्व अधिक होता है, क्योंकि वो अपनी स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करती हैं। जो भारी वस्तु होती हैं वो क्या करती हैं, अपनी स्थिति को, जैसे अगर स्थिर है तो वो स्थिर होने की प्रयास करती रहती हैं, इसलिए उनका जो जड़त्व अधिक होता है। ठीक है। मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से नापा जाता है। किसे नापते हैं? उसके यानी द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नापते हैं। तो द्रव्यमान से जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उसको उतना ही क्या होगा, जड़त्व होगा। जितनी भारी वस्तु होगी उतना ही उसका क्या होगा, द्रव्यमान ज़्यादा होगा। तो द्रव्यमान ज़्यादा है तो उसका जड़त्व भी क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, ये नोट याद कर लें आप। उसके बाद चलते हैं प्रथम नियम के उदाहरण कौन कौन से हैं। जैसे हम सबसे पहले चलते हैं रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल जाने पर। अगर कोई गाड़ी रुकी हुई है और उसके अचानक चल जाने पर क्या होता है, उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो आपने देखा होगा, आपने कई बार देखा होगा, तो आप भी इस प्रकार, यानी जब हम, ये जड़त का नियम होता है, जड़त के नियम के अनुसार क्या होता है, हम लोग पहली स्थिति में प्रयास रहने का प्रयास करते हैं, लेकिन गाड़ी चल रही है तो वो क्या करती है, एक मोशन में आ गई, तो उससे क्या होगा, ये झटका लगता है। ठीक है, जो जड़त के कारण लगता है। ठीक है। दूसरी बात, चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है। चलती हुई गाड़ी, अब ये तो रुकी गाड़ी एकदम चले तो भी बैठे पीछे की जाते हैं झटके के कारण। और गाड़ी क्या है, मोशन में है, और गाड़ी एकदम अचानक रुक जाए तो भी आदमी क्या है, बैठे आदमी आगे की ओर झुक जाते हैं। कहाँ झुक जाते हैं? आगे की ओर। जब चलती हुई गाड़ी यानी एकदम रुकेगी तो आगे की ओर झुकेंगे, और जब रुकी हुई गाड़ी एकदम चलेगी तो पीछे की ओर झुकेंगे। ठीक है, तो ये आपका जड़त का नियम होता है। तीसरा है, गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है। ठीक है, अगर हम गोली मारेंगे तो कांच में क्या हो जाएगा, गोल छेद हो जाएगा, परंतु पत्थर मारने पर वह कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ठीक है, अगर पत्थर मारेंगे तो कांच के क्या हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, जो कि जड़त का नियम होता है। ठीक है। हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हाथे को जमीन पर मारते हैं। ठीक है, अगर हम हत्थे को कसें हथौड़े में तो उसको जमीन मारकर ना मारते हैं। ठीक है, ये इसका उदाहरण होता है जड़त का। उसके बाद कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूलिकण झड़कर गिर जाते हैं, तो ये भी जड़त का नियम होता है। ठीक है, ये जड़त के उदाहरण है। उसके बाद चलते हैं छठवां, यदि पानी से भरे गिलास के ऊपर एक पोस्ट कार्ड और उस पर एक सिक्का रखें तो पोस्ट कार्ड आगे की ओर झटका दें तो पोस्ट कार्ड आगे की ओर गिरता है, जबकि सिक्का गिलास में रखे पानी में गिरता है। ठीक है, तो ये भी जड़त के कारण क्या होता है, वो वहीं पर स्थिर रहने का प्रयास करता है। लेकिन हम पोस्ट कार्ड में तो हम क्या करते हैं, झटका देते हैं, उसमें उसमें क्या होगा, गति हो गई। लेकिन जो सिक्का है वो वहीं वहीं स्थिर रहना चाहता है, तो उसमें क्या होगा, जड़त का नियम होगा। ठीक है, तो ये जड़त के नियम के अनुसार उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, पेड़ की टहनियों को हिलने से उसमें फल टूट कर गिर जाते हैं। जो पेड़ की टहनी अगर उनको हिलाएंगे तो टहनियाँ तो मोशन में आ गई, लेकिन जो फल है वो स्थिर हैं, तो फल क्या होंगे, उस टूटने टूटने लग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, एक रोलर होता है जो गति में लाने पर और उसके गतिशील रोलर को विराम लाने में अधिक बल की जरूरत पड़ती है। जो रोलर होता है, रोलर रोलर, जो उसमें क्या करते हैं, अगर वो चल रहा है तो इसमें चलता रहेगा। ठीक है, अगर उसे रोकने के लिए तो ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। अगर कोई रोलर रुका हुआ है तो उसको अगर हमें चलाना है तो उसके लिए भी हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम गतिशील रोलर को चलाएंगे तो गतिशील रोलर को अगर गति में लाएंगे तो कम बल की आवश्यकता पड़ी होगी। अगर अब रुका हुआ रोलर है तो उसको हम गति करेंगे तो उसमें ज़्यादा बल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट नियम। उसके बाद चलते हैं सेकंड नियम की तरफ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। ठीक है, न्यूटन गति के द्वितीय नियम को हम बल का नियम भी कहते हैं। देखिए क्या होता है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है। ठीक है, यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। परिवर्तन किस होता है, बल की, यानी जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो जो न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है, जो संवेग में परिवर्तन की दर होती है, जो संवेग में जो परिवर्तन, देखिए संवेग में जो परिवर्तन है, इस संवेग को हम पी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो संवेग में इकाई समय में जो परिवर्तन की समय परिवर्तन की दर क्या होती है, जो बल के समानुपाती होती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये इसका व्यंजक है, क्या है, संवेग में जो परिवर्तन की दर है वो किसके समानुपाती है, यानी बल के समानुपाती होता है। ठीक है, तो संवेग संवेग को हम द्रव्यमान इंटू वेग से व्यक्त करते हैं। ठीक है, संवेग किससे व्यक्त करते हैं, क्योंकि संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो अर्थात यानी क्या होगा, इस संवेग को हम क्या लिख सकते हैं, एम डी बी, यानी द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, इंटू द्रव्यमान इंटू वेग में परिवर्तन की दर बराबर एफ। और हम जानते हैं कि जो वेग में परिवर्तन की दर होती है वो क्या होती है, त्वरण होती है। क्या होती है, त्वरण होती है। तो एफ बराबर क्या निकलता है, एम ए। इससे इस प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं, इसका व्यंजक निकाल सकते हैं, किसका, बल का। ठीक है, तो हम बल का व्यंजक जो निकालते हैं वो कौन से नियम से निकालते हैं, दूसरे नियम से निकालते हैं। तो संवेग में जो परिवर्तन की दर होती है वो बल के समानुपाती होती है। अब संवेग को हम एम इंटू वेग में परिवर्तन की दर लिख सकते हैं बराबर एफ, और वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। इसे हम ए से व्यक्त करते हैं, तो एम इंटू ए क्या कहलाएगा, आपका फोर्स कहलाएगा। तो इस प्रकार हम फोर्स क्या होगा, ये सूत्र निकलता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, इसको अन्य तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, द्वितीय नियम को, इस नियम को एक अन्य रूप में भी हम व्यक्त कर सकते हैं। किसी वस्तु पर आरोपित बल जो होता है उस वस्तु पर द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। और कोई वस्तु पर F बल लग रहा है
तो वो किसके बराबर होगा, यानी उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के इन दोनों के जो गुणनफल है, इन दोनों के जो गुणनफल के क्या होता है वो बराबर होगा। तो जो बल होगा वो द्रव्यमान इंटू त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार भी हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, यदि m द्रव्यमान की वस्तु पर F बल आरोपित करने पर, तो उसमें जो बल की दिशा में त्वरण उत्पन्न कितना हो रहा है, ए उत्पन्न होता है। तो द्वितीय नियम के अनुसार क्या होगा, F बराबर एम ए। ठीक है, m द्रव्यमान की वस्तु है और उस पर ए त्वरण लग रहा है उसकी दिशा में, तो क्या होगा, ठीक है, तो m द्रव्यमान की वस्तु पर F बल आरोपित करने पर क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। तो F यानी m इंटू ए, द्रव्यमान इंटू त्वरण, उन दोनों गुणनफल क्या कहलाएगा, आपका बल कहलाएगा। ठीक है, यदि हम देखते कंडीशन, यदि F बराबर 0 हो जाए, यानी बल को क्या कर दें, हम शून्य कर दें, तो त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। त्वरण भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर हमने देखी F बराबर एम ए है, ठीक है, अब F बराबर एम है, तो हमने ये कितना कर दिया, शून्य कर दिया, तो यानी एम, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार ये शून्य हो जाता है, यानी ये क्या होता है, यहाँ पे शून्य हो जाएगा। तो ये शून्य यानी त्वरण शून्य हो जाएगा, क्योंकि एम द्रव्यमान तो शून्य नहीं हो सकता है, ये कंडीशन है। द्रव्यमान तो जितना है किसी वस्तु के अंदर वो तो फिक्स रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और त्वरण कब उत्पन्न होता है, जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। अब वेग में यहाँ पर परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, तो त्वरण भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, अर्थात यदि वस्तु पर बाह्य बल ना लगाया जाए तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, त्वरण उत्पन्न नहीं होगा जब तो बल नहीं लगाएंगे। यदि त्वरण का मान शून्य है, तो इसका अर्थ है कि या तो वस्तु नियत वेग से गतिमान है, ठीक है, या ब्रह्मावस्था में रहेगी। अगर ब्रह्मावस्था है तो ब्रह्मावस्था रहेगी, और गतिमान है तो गतिमान रहेगी। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि बल के अभाव में वस्तु अपनी गति अथवा ब्रह्मावस्था को बनाए रखती है। अगर जब तक बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक वस्तु अगर ब्राह्म है तो ब्राह्म ही रहेगी, अगर चल रही है तो चलती ही रहेगी। ठीक है, इस प्रकार गति के द्वितीय नियम से हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो बल का जो व्यंजक होता है F बराबर एम ए, वो किस नियम से प्राप्त होता है, द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं इस द्वितीय नियम के उदाहरण क्या है। देखिए, सबसे पहले समान वेग से आते हुए क्रिकेट गेंद एवं टेनिस गेंद में से टेनिस गेंद को कैच करना आसान होता है। ठीक है, टेनिस गेंद को ठीक है, उसको कैच करना आसान होता है, क्योंकि जो उसका जो मास होता है टेनिस का थोड़ा कम होता है। ठीक है, और उससे फोर्स भी कम काम करता है। ठीक है, और लेकिन जो क्रिकेट की गेंद होता है उसमें क्या होता है, थोड़ा द्रव्यमान एम ज़्यादा होगा, इसलिए उसमें क्या होगा, ठीक है, एफ भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो देखिए, क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आते हुए गेंद को कैच करते समय अपने हाथ को गेंद के बेग की दिशा में गतिमान कर लेता है, ताकि चोट कम लगे। तो क्या होता है, जो जड़ का नियम, जो संवेग परिवर्तन की दर होती है, उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, और बल की दिशा में क्या लगाता है वो। ठीक है, तो बल की दिशा में उत्पन्न तुरंत उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार हम बल की दिशा में ही क्या करेंगे, हम अपने हाथों को पीछे करते हैं, तो हमारा जो बल का मान है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और हमारे हाथों में क्या नहीं लगेगी, चोट नहीं लगेगी। ठीक है, गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बने फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगती है। अगर हम गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरेंगे तो कम चोट लगेगी, लेकिन सीमेंट जो बने फर्श पर उस पर क्या लगेगी, ज़्यादा चोट लगेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए 14, गाड़ियों में स्प्रिंग शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं ताकि झटका कम लगे। ठीक है, जो गाड़ियाँ हम शॉक एब्जॉर्बर स्प्रिंग लगाते हैं, किसी लगाते हैं, क्योंकि झटका कम लगे। ठीक है, तो क्या हो जाए, जो बल है उसके जो बल को डैम्पिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, स्प्रिंग और क्या लगाते हैं, शॉक एब्जॉर्बर लगाते हैं, जिससे झटका कम लगे। ठीक है, द्वितीय नियम के उदाहरण है। उसके बाद चलते हैं छठवां नियम, यानी पांचवा उदाहरण इसका, कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रयास से ईंटों की पट्टी को तोड़ना। ठीक, कराटे जो वाले जो होते हैं, ठीक है, वो अपने प्रयास से क्या करते हैं, ईंटों की पट्टी तोड़ना। ठीक है, ये भी इसका उदाहरण है। उसके बाद चलते हैं ऊंची कूद एवं लंबी कूद के लिए मैदान की मिट्टी खोद कर हल्की कर दी जाती है, ताकि कूदने पर क्या हो, खिलाड़ी को चोट नहीं लगती है। ठीक है, उसको अत्यधिक गहराई पर कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग किया जाता है। अगर गहराई तक हमें कील गाड़नी है तो उसके लिए हमें ज़्यादा बल चाहिए, और ज़्यादा बल के लिए हमें क्या चाहिए, तो ये बल क्या किस पे निर्भर करेगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो अगर जितना ज़्यादा हमारा द्रव्यमान होगा, ठीक है, द्रव्यमान होगा, तो उसी के अनुसार हमें क्या करना है, बल भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका नियम होता है। उसके बाद चलते हैं तृतीय नियम, थर्ड लॉ क्या होता है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, इस नियम का होता है, जैसे कोई वस्तु पर अगर हम इधर बल लगा रहे हैं, तो उस वो वस्तु भी दूसरी दिशा में समान प्रतिक्रिया करेगी। ठीक है, तो ये क्रिया हो रही है इधर, ये क्या हो रही है, प्रतिक्रिया हो रही है। ठीक है, अर्थात दो वस्तुओं के पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। ठीक है, इसमें एक से किसी एक बल को क्रिया और दूसरे बल को हम क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया कहते हैं। इसलिए इस नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया एक्शन रिएक्शन का बल भी यानी एक्शन रिएक्शन का नियम भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम और एक्शन रिएक्शन लॉ भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया प्रतिक्रिया का यानी अगर कोई वस्तु एक दिशा में बल लगा रही है तो दूसरी वस्तु विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं
हाँ, देखिए मैं आपको एक चित्र के माध्यम से, जैसे ये तैराक है, तो तैराक क्या कर रहा है, ये पानी पानी को पीछे की साइड धकेल रहा है, ठीक है। तो क्रिया बल ये इधर हो गया और प्रतिक्रिया, अब जब पानी पीछे की ओर धकेलेगा तो इसकी जो गति होगी वो किधर होगी, आगे की तरफ होगी, ठीक है। तैराक द्वारा पानी को पश्चिम दिशा में धकेला जाता है तथा पानी द्वारा तैराक पर बल लगा आगे की ओर उसको धकेलता है, तो ठीक है। तो तैराक पानी को क्या करेगा, जब पीछे करेगा तो ये बल लगा दिया, और ये बल क्या करेगा, तैराक को आगे की ओर धकेलता है, ठीक है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया, किधर क्रिया इधर हो रही है और प्रतिक्रिया इसकी इधर होती है, तो ये इसका एक लॉजिक है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं उदाहरण, ठीक है। बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगता है, ठीक है। तो बंदूक तो आगे क्रिया कर रही है, यानी जो बंदूक की जो गोली है वो क्या करेगी, आगे क्रिया करेगी, लेकिन जो बंदूक होगी वो पीछे की ओर प्रतिक्रिया करती है, ठीक है। नाव के किनारे पर जमीन पर कूदते समय नाव पीछे हट जाती है। नाव खींचने के लिए बांस से जमीन को हम दबाते हैं, ठीक है, तो उसको पीछे की तरफ नाव आगे जाती है, ठीक है। कुआं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति को पीछे गिर जाता है, ठीक है। रस्सी एकदम टूटेगी तो व्यक्ति पीछे की ओर, क्योंकि जो उसकी क्रिया तो आगे रहेगी पानी के अंदर, ठीक है, कुएं के अंदर, और उसकी प्रतिक्रिया पीछे की साइड रहेगी। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना और रॉकेट का आगे बढ़ना, ये सब इसके क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं सड़क पर चलते समय, सड़क पर पैर उतना ही क्रिया प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में लगाती है जिसके प्रभाव से हम आगे बढ़ते हैं। हम जो हमारी जो चलने की प्रक्रिया है वो भी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर ही आधारित है। हम आगे चलाते हैं और हम क्या करते हैं, चलते हैं तो आगे क्या होता है, जो सड़क है हम आगे चलेंगे तो हम इधर क्रिया कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार हम पीछे क्रिया इधर कर रहे हैं और प्रतिक्रिया हमारी आगे की ओर होती है, ठीक है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया, ये जानना आवश्यक है कि यदि भी क्रिया प्रतिक्रिया बल का मान हमेशा समान होता है फिर भी ये बल एक समान परिमाण के त्वरण उत्पन्न नहीं करते हैं। क्यों त्वरण उत्पन्न क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि प्रत्येक बल अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर कार्य करता है, ठीक है। जो बल होता है अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर कार्य करता है, तो द्रव्यमान के अनुसार, ठीक है, द्रव्यमान के अनुसार बल क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाता है, ठीक है। यदि भी क्रिया प्रतिक्रिया बल हमेशा समान रहते हैं, ठीक है, फिर भी ये बल एक समान प्रमाण के त्वरण उत्पन्न नहीं करते हैं। त्वरण जो होता है इनमें एक समान उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि इनमें जो द्रव्यमान है वो क्या है, अलग अलग होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं न्यूटन्स के जो गति के नियम, ठीक है। गति के समय इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के जो समीकरण है, अभी हमने गति के नियम पढ़ लिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों नियम पढ़े, ठीक है। उसके बाद गति के समीकरण क्या होते हैं, ठीक है, गति के समीकरण महत्वपूर्ण है, इनके आधार पर हम क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम को करेंगे। तो सबसे पहला है, देखिए इसके कुछ नियम ये होते हैं। सबसे पहले है जब वस्तु धरातल पर चल रही हो, ठीक है, जब वस्तु धरातल पर चल रही होती है तो उसके लिए हम जानते हैं कि जो, यानी जो ए होता है वो क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन टी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम जो निकालते हैं तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। अब यहाँ पर अगर गति कैसी हो रही है, रेखी हो रही है, कैसी हो रही है, जब वस्तु धरातल पर चल रही है तो रेखीय त्वरण उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है, रेखीय त्वरण। तो यहाँ पर हम ए यूज करेंगे, ठीक है। और जब वस्तु क्या हो रही है, ऊपर से नीचे की तरफ चल रही है तो उसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है वो जी उत्पन्न होता है। कौन सा उत्पन्न होता है, जी उत्पन्न होता है। तो वहाँ पर हम ए की जगह जी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे इन सूत्रों में, जी। तो देखिए सबसे पहले जो है, जब वस्तु धरातल पर चल रही है तो क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। त्वरण के लिए क्या यूज करेंगे हम, त्वरण के लिए ए यूज करेंगे, ठीक है। त्वरण के लिए हम ए यूज करेंगे, ठीक है। तो v माइनस यू बराबर ए टी और s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s। तो ये तीन गति के समीकरण है जब वस्तु धरातल पर चल रही हो, ठीक है। जब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाए, जब वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर फेंके जा रहे हैं, तो ये क्या दिशा बता रहा है कि वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जा रही है। जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंके तो तीर की दिशा में ये माइनस लगाते हैं, और माइनस क्या दर्शा रहा है कि वस्तु को हम नीचे से ऊपर की ओर लगाकर फेंक रहे हैं। तो माइनस क्या प्रदर्शित कर रहा है, जब वस्तु को हम नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वहाँ पर माइनस आता है। तो ए की जगह हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे माइनस यूज करेंगे। तो ए की जगह सभी क्या यूज कर देंगे, माइनस वी माइनस यू बराबर माइनस जी टी, एस बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी हाफ हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस 2gs, यानी ए की जगह माइनस जी यूज हम करेंगे। अब उसके बाद दूसरी कंडीशन देखते हैं नेक्स्ट, जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर फेंकी जाए, जब ऊपर से नीचे की ओर फेंकी जाएगी तो जी का मान प्लस आता है। कैसे रहता है, इसमें जी का मान जो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या रहेगा, प्लस रहेगा। तो इसमें क्या करेंगे, पहला समीकरण हो जाएगा वी माइनस यू बराबर जी टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gs इसके सूत्र होते हैं। तो इनके सूत्रों को हम निकालते देख कैसे होते हैं। सबसे पहले गति के समीकरण हम ग्राफ पढ़ते हैं। गति के ग्राफ द्वारा हम वेग और समय में संबंध देखते हैं, ठीक है। तो इधर क्या है हमारा, देखिए टाइम है, टाइम इंटरवल है, उसके बाद इधर क्या है, वेग है, ठीक है। तो देखते हैं
सबसे पहले ये प्रारंभिक वेग है, ये कितना यहाँ पे प्रारंभिक वेग है और ये फाइनल वेग है, ठीक है। प्रारंभिक वेग को हम u से व्यक्त करते हैं, अंतिम वेग को हम v से व्यक्त करते हैं। देखिए अब वेग में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। अब वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो यहाँ से यहाँ तक है, जो वेग में परिवर्तन हो रहा है वो यहाँ से यहाँ तक, वो क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा, ठीक है। वेग पहले यहाँ कम है, यहाँ पे क्या होगा, वेग ज़्यादा हो गया तो वेग में परिवर्तन हुआ। और वेग में परिवर्तन किस समय पर हुआ, t समय में। तो जो वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, जो वेग में जो परिवर्तन होता है वो t समय में, वो क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है, ठीक है। त्वरण कहलाता है। तो हम इस सूत्र से हम देखिए पहला समीकरण निकालेंगे। तो देखिए वेग में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो देखिए हम जानते हैं कि जो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन, वेग अंतिम वेग माइनस यू, यानी अंतिम वेग v माइनस यू, और किस समय पर, t समय हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे त्वरण कहेंगे, ठीक है। इस प्रकार ये व्यंजक बनाते हैं। ए बराबर क्या होगा, त्वरण बराबर है वेग में परिवर्तन बटे समय, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, ए का गुणा हम बस गुणा करेंगे टी से, तो v और v माइनस यू आ जाएगा, तो v माइनस यू बराबर ए टी। तो ये क्या होता है, v माइनस यू बराबर ए टी प्रथम समीकरण होता है। कौन सा होता है, प्रथम समीकरण होता है। अब बस ये जो त्वरण कैसा उत्पन्न हो रहा है, अगर त्वरण जो हमारा उत्पन्न हो रहा है रेखीय है तो उसके लिए हम ए यूज करेंगे यहाँ पे। अगर हमारा वस्तु क्या हो रही है, नीचे से ऊपर क्यों जा रही है, तो ए की जगह माइनस जी यूज करेंगे, नीचे से ऊपर जा रही है तो। अगर वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, प्लस जी यूज करेंगे। ये जो गति होती है ये मोशन अंडर ग्रेविटी कारण होता है। जी हम यूज करेंगे तो मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी गुरुत्व के अधीन गति होगी, ठीक है। और ये आपकी सरल रेखा में गति होगी, उसके अनुसार हम ये सरल रेखा में गति होती है और गुरुत्व के अधीन गति जी के रूप में होती है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम, अब वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, बराबर चित्रानुसार समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। जो अब हम दूसरा जो समीकरण निकालेंगे, तो वस्तु द्वारा जो चली गई जो दूरी है, डिस्टेंस जो होता है, वो जो डिस्टेंस होगा वो टोटल इसका एरिया होगा, टोटल इसका क्या होगा, एरिया होगा। और टोटल एरिया क्या होगा, ये यानी क्या है, ये समलंब चतुर्भुज है। क्या है ये, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज यानी दो तो कैसी होती है, समांतर भुजा होती हैं। क्या होती है, समांतर भुजा होती हैं, ठीक है। और दो असमान भुजा होती हैं, ठीक है। तो उसे हम समांतर, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो समलंब चतुर्भुज क्षेत्र क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो एस बराबर 1/2 वी प्लस यू। समांतर भुजाएं क्या है उसमें देखिए, तो इस प्रकार ये हमारा, ठीक है, ये तो ये तो u हो गया, ये v हो गया, ठीक है। समांतर भुजाएं क्या हो गया, v प्लस यू, इनका 1/2 इंटू, और इसके जो बीच की दूरी क्या रहेगी, t रहेगी। t समय में u से v हुआ तो t क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर s बराबर जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, टोटल डिस्टेंस इसका एरिया बराबर होता है 1/2 v प्लस यू का आधा इंटू टी, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, देखिए कि v बराबर यू प्लस ए टी होता है, v बराबर यू प्लस ए टी होता है। तो v की जगह हम u प्लस ए टी रख देंगे, ठीक है। v की जगह हम क्या रखेंगे, u प्लस ए टी रख देते हैं, तो इंटू, अब उसके बाद प्लस, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं, हाँ यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब ये हो जाए एस बराबर, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो ए टी होता है, देखिए इस प्रकार इनको अलग अलग कर देते हैं। तो यू टी, यू का हम टी के यानी यू टी, ठीक है। तो 1/2 गुणा करेंगे पहले, 1/2, ठीक है, यू प्लस 1/2, ठीक है, ए टी प्लस 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है यहाँ पे ये यू है, ठीक है, यू प्लस यू 2u हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, ठीक है, ये देखते हैं, देख 1 मिनट, 1/2 ये हो जाएगा यहाँ पे यू, ये यू है, यू प्लस यू 2u गुना हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1/2 और ए टी, ठीक है, ए टी। अब उसके बाद क्या है सब में, हाँ उसके बाद क्या है, टी है, ठीक है। अब देखते हैं हम, अब टी का गुणा करते हैं, तो टी का गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट गया, तो देखिए एस बराबर यू टी, यानी टी गुणा करेंगे तो यू टी प्लस क्या हो जाएगा, 1/2 ए टी, टी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ए टी स्क्वायर। तो इस प्रकार का जो सूत्र निकलता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका सेकंड समीकरण निकलता है किसका, गति का। उसके बाद चलते हैं थर्ड समीकरण, पहले समीकरण, ठीक है। पहले से हमारा जो पहला जो सूत्र है किसका, समलंब चतुर्भुज का जो सूत्र है उसके अनुसार हम करते हैं। तो 1/2 वी प्लस यू इंटू टी होगा। तो हम जानते हैं कि जो टी का मान रखते हैं, देखिए वी माइनस यू बराबर ए टी होता है। अब देखिए यहाँ पर जो हम टी का मान रखेंगे वो टी का मान क्या आएगा, अब टी का मान यहाँ पर ए आ जाएगा नीचे, और इधर क्या निकल जाएगा, टी आ जाएगा, टी बराबर वी माइनस यू अपॉन ए। तो देखिए 1/2 वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू बटे ए, ठीक है। अब देखिए ए प्लस वी और ए माइनस बी का यहाँ पर सूत्र लग रहा है, तो ए प्लस वी और ए माइनस का जो सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। देखिए यानी v का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर अपॉन ये क्या हो गया, 2 का गुणा ए से कर देंगे 2a हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनका गुणा करते हैं 2as, ठीक है, v स्क्वायर बराबर 2as, इसका जो थर्ड होता है तीसरा व्यंजक हम इस प्रकार निकालते हैं, ठीक है।
तो देखिए, तो हमने अभी तक क्या है, न्यूटन के जो गति के नियम पढ़ लिए, उसके बाद गति के यानी गति के समीकरण पढ़े हैं, उसके बाद देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण हम सूत्रों की तरफ चलते हैं। ठीक है, वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकने पर या नीचे गिराने पर उसकी अधिकतम ऊंचाई व उसके द्वारा लिया गया समय और धरती से टकराने के लिए अंतिम वेग की हम गणना इन सूत्रों के माध्यम से करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि वस्तु को प्रारंभिक वेग यू है और उसे नीचे से ऊपर फेंका जाए तो अंतिम वेग वी बराबर क्या होगा, 0 होगा। देखते हैं, अगर कोई वस्तु को हम नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो प्रारंभिक वेग तो यू होगा, लेकिन अधिकतम ऊंचाई पर यहाँ पर v बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंतिम वेग क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0। यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, उसको नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो अंतिम वेग क्या होगा, अंतिम वेग की गणना कर रहे हैं हम, अंतिम वेग क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि अंतिम वेग लास्ट पॉइंट पे 0 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं वस्तु की अधिकतम ऊंचाई h बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2g, यदि प्रारंभिक वेग दिया हो। ठीक है, तो यानी जो वस्तु की अधिकतम ऊंचाई होती है, अगर यानी वस्तु जहाँ से अधिकतम ऊंचाई कितने पर पहुंचेगी, तो क्या होगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये इसका सूत्र निकलता है। ठीक है, देखिए कैसे होता है, इसमें हम जानते हैं कि देखिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh आएगा, 2gh आएगा। तो देखें कि जब यहाँ पर क्या होता है, अंतिम वेग क्या हो गया, ये 0 हो गया, तो 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh। ठीक है, अब देखिए, तो यू स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, 2gh आ रहा है, यहाँ पे यू स्क्वायर बराबर 2gh है। ठीक है, तो ये माइनस क्या प्रदर्शित कर रहा है कि वस्तु माइनस क्या प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पर माइनस, वस्तु नीचे से ऊपर जा रही है, इसलिए माइनस आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बराबर 2gh हो जाएगा। ठीक है, अब h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर क्या हो जाएगा, तो यू स्क्वायर अपॉन 2g बराबर ऊंचाई आ जाएगी, क्या आ जाएगी, इस सूत्र से ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अधिकतम ऊंचाई h बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2g होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, यदि h बराबर एक बटे दो ए टी स्क्वायर समय दिया हो, अगर हमें समय दिया हुआ है, ठीक है, तो हम इस सूत्र से वो अधिकतम ऊंचाई निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नीचे से ऊपर जाने में लगा समय। अब जो हम नीचे से ऊपर जाने में जो कितना समय लग रहा है उस वस्तु को, तो हम कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं v माइनस यू बराबर ए टी होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि तो यहाँ पर जाकर के v बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी अंतिम वेग 0 होगा, तो ये 0 हो जाएगा, बराबर माइनस यू बराबर ए टी हो जाएगा। तो समय कैसे निकालेंगे, यहाँ से अगर हम समय निकालना है तो समय क्या हो जाएगा, देखिए, तो समय जो होगा, अब जब ऊपर से नीचे जा रही है तो यहाँ पे जी काम करता है, क्या करता है, यानी ऊपर नीचे से ऊपर जा रही है तो जी काम करेगा, क्या करेगा, जी। अब जी कैसे काम करता है, देखिए यहाँ पर v माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस जी टी हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस यहाँ पर क्या प्रदर्शित कर रहा है कि नीचे से ऊपर जा रही है वस्तु। ठीक है, तो देखते हैं इस प्रकार, यानी ये अंतिम वेग यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो माइनस यू बराबर माइनस जी एच, तो माइनस से माइनस कट गया, तो यू बराबर जी एच आ गया, क्या आ गया, प्रारंभिक वेग बराबर क्या हो गया, जी एच आ गया। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये जी टी है, सॉरी टी है। ठीक है, वी वन इज बराबर जी टी। ठीक है, ठीक है, तो टी है यहाँ पर, तो ये क्या होगा, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग अपॉन जी। इस प्रकार हम यानी क्या है, समय निकाल सकते हैं कि वस्तु को नीचे से ऊपर जाने में कितना समय लगता है, तो इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि वस्तु ब्रह्मावस्था में, अगर वस्तु को हम वस्तु कैसे कर रहे हैं, ब्रह्मावस्था में हो रही है। ठीक है, तो वस्तु कैसे जा रही है, ब्रह्मावस्था से और वेग की दिशा में जा रही है, वेग उत्पन्न हो रहा है। तो देखिए, जब वस्तु ब्रह्मावस्था में होगी तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। जब वस्तु ब्रह्मावस्था में होती है तो प्रारंभिक क्या होता है, उसका शून्य होता है। तो हम जानते हैं कि v माइनस यू बराबर क्या होता है, ए टी होता है। ठीक है, ए टी होता है, ये सरल रेखा के लिए। अगर जी टी है तो वो उसके लिए गुरुत्व के अधीन गति के लिए हम जी टी यूज करेंगे, और इस सरल रेखा के लिए ए टी यूज करेंगे। तो देखते हैं, तो v माइनस यू बराबर जी टी। ठीक है, जी टी है, तो देखिए यहाँ पर जो प्रारंभिक वेग है ये वाला u, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो v बराबर क्या हो जाएगा, जी टी। इस प्रकार हम क्या, अगर प्रारंभिक 0 है तो v बराबर अंतिम वेग क्या होगा, जी टी के बराबर होगा। ठीक है, और ये तो समय दिया हुआ, तो ये सूत्र लगाएंगे, अगर समय दिया है तो v बराबर जी टी, क्योंकि यहाँ पर t समय है। ठीक है, अगर ऊंचाई दी है तो ऊंचाई दी है तो उसके लिए दिया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, वी स्क्वायर माइनस क्यू बराबर 2gh, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक है, तीसरे समीकरण का हम देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रारंभिक वेग वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बराबर 2gh होगा। वी स्क्वायर जब 2gh है तो वी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, दोनों का अंडर रूट ले लेंगे तो अंडर रूट 2gh। ठीक है, जब समय दिया हो तो ये सूत्र लगेगा, और जब ऊंचाई दी है तो ये वाला सूत्र हम लगाएंगे। ठीक है, इन सूत्रों के माध्यम से नेक्स्ट में हम अगला जो चैप्टर हम जो, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको क्वेश्चन कराने, सिंपल प्रॉब्लम कराएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। जो आज हमने क्या पढ़ा है, देखिए, जो गति के नियम है,
ठीक है, गति के नियम, न्यूटन के जो गति के नियम है, गति के नियम पढ़ चुके हैं, ठीक है, गति के नियम। उसके बाद हम गति के समीकरण पढ़ चुके हैं, ठीक है, गति के समीकरण पूरा पढ़ चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरा अच्छे से पसंद आ रहा है तो दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, धन्यवाद।